इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध का आज 13वां दिन है। 4,300 लोग मारे गए इस युद्ध में अब तक और 12,000 से अधिक घायल हैं। दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में देश का सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी का स्वयंभू मूर्धन्य नेता संजय सिंह अदालत में गिड़गिड़ाते हैं कि मैं एक जनाधार वाला नेता हूँ, बड़ी हस्ती है, सो मुझे छोड़ा जाए, यानी जमानत दी जाए। खैर ये प्रलाप है, वरना आपको भी पता है कि संजय सिंह ने ईडी को कैसा ललकारा था और अभी भी कोर्ट अदालत आते आते मोदी अडानी मोदी की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं कि घोटाले में, शराब घोटाले में उनकी कितनी संलिप्तता है। ये दोनों बातें आज अपडेट मैं कर रहा हूँ कि क्या चल रहे हैं देश के, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, वरना मैं विषय तो आज दूसरा लाया हूँ। नवरात्रा के पंचम दिन आज माँ स्कंद माता की पूजा हो रही है सर्वत्र। नवरात्रा की बधाई। माँ जगजननी सभी को सुखी रखें, सभी खुश रहें। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आज मुख्य विषय पर आता हूँ आप सभी का स्वागत करते हुए। आज का विषय है गैर मजरूआ ज़मीन। इसे समझाने की कोशिश करूँगा। गैर मजरूआ ज़मीन क्या चीज़ है? पहले हम समझें मजरूआ का अर्थ क्या होता है। तो गैर मजरूआ समझेंगे जो मजरूआ नहीं है। तो मजरूआ का अर्थ होता है वैसी ज़मीन जिस पर खेती होती है, जोता हुआ, बोया हुआ, अर्थात जो ज़मीन, जो खेत फसल दे रही हो। बाकी की ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई है, खेत है, मैदान है, तालाब है, पत्थर है, पहाड़ है, रास्ता है, झाड़ी है, झाड़ है। तो ऐसी ज़मीनें जिन पर खेती नहीं होती है, जिन पर न जुताई होती है, न बोआई होती है, न रोपाई होती है, वे ज़मीनें गैर मजरूआ कही जाती है। मजरूआ का अर्थ जो बोया गया, जोता गया, वैसी ज़मीन, वैसा खेत जो किसी न किसी रैयत के नाम से निबंधित होता है। शायद समझ रहे होंगे, वैसी ज़मीन। अब इस तरह की ज़मीन जो मजरूआ नहीं है, जिसे गैर मजरूआ कह रहे हैं, ये दो तरह की होती है। एक गैर मजरूआ आम, दूसरा गैर मजरूआ ख़ास। गैर मजरूआ आम में वैसी ज़मीनें हैं जो पूर्णतया सरकार की है। उन्हीं ज़मीनों में जिसका उल्लेख किया, वैसी ज़मीन जो बथान भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है जिस ज़मीन पर बनाई गई हो, कब्रिस्तान हो सकता है। बहुत सारी ज़मीनें जो सरकार से सेटलमेंट करा करके वो गैर मजरूआ आम ज़मीन है, उस पर बना दिया गया हुआ हो। तो गैर मजरूआ आम ज़मीन का वो आप लाभ कोई भी ले सकते हैं। इसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, पब्लिक लैंड है। सभी इस पर ये काम ले सकते हैं सामूहिक रूप से। खलिहान बना हुआ है तो सबों का है, गांव का खलिहान है तो। लेकिन ऐसे ज़मीन के आसपास जो रैयती ज़मीन होते हैं, तो वह ज़मीन जिसकी रैयती है, जिसके नाम से है वो ज़मीन का मालिक, धीरे धीरे गैर मजरूआ ज़मीन पर काबिज होता जाता है, कब्जा किए जाता है। लेकिन वह कब्जा अवैध है, जब तक है तब तक है। ऐसी ज़मीनों को लेकर के लोग बहुत स्थान पर, रेलवे के किनारे या अन्य अन्य जगहों पर वो ज़मीनें ऐसी हैं तो कब्जा में। परंतु जब इस तरह की ज़मीनें सरकार अधिग्रहण करती है, तो आपके कहने पर, आपके समझने से, आपकी ऐसी ज़मीन यदि 10 कट्ठा की है
और वास्तव में वह ज़मीन 5 कट्ठा ही आपके नाम से जो रसीद कटती है, तो 5 कट्ठे का ही सरकार मुआवजा देगी, बाकी 5 कट्ठे का मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि वह सरकार की ज़मीन थी, गैर मजरूआ आम था जिसका आप उपभोग कर रहे थे। ये है गैर मजरूआ आम। गैर मजरूआ खास समझिए, गैर मजरूआ खास वैसी ज़मीन है जो खेती तो नहीं हो रही है, जिस पर जुताई भी नहीं हो रही है। वह ज़मीन बहुत पहले, जब अंग्रेज़ के ज़माना में मौजा का जो ज़मींदार होता था, एक ज़मींदार एक मौजे का, या एक से अधिक 2 या 3 ज़मींदार हो सकते थे, तो वह ज़मीनों का हिसाब किताब रखता था। कितने ज़मीन रैयतों में बांट दिया गया है जो निबंधित है, सेटलमेंट है, जिसकी मालगुजारी आ रही है, और बहुत सारी ज़मीनें जो किसान में गया ही नहीं, जबकि वो उस पर खेती हो सकती है, जबकि वैसे ज़मीनों पर खेती हो सकती है, बोया जा सकता है, रोपा जा सकता है, सब कुछ हो जा सकता है, परंतु वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने से बच गया, क्योंकि खेत करने वाले भी तो कोई होना चाहिए। उस ज़माने में जनसंख्या बहुत कम थी, ज़मीनें अधिक थी। देश जब आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, उस समय अपने देश का जनसंख्या 40 करोड़ थी, बाद में 60 करोड़ हुआ, जनसंख्या 60 करोड़ हुई, और आज तो जैसा कि विदित है 1 अरब और 30-40 करोड़, यानी 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की। तो जब वो जनसंख्या कम थी, ज़मीन ज़्यादा थी, तो बहुत सारी ज़मीनें मालिक के पास थी, या गवर्नमेंट के पास थी, या फिर जो ज़मींदार थे उसके पास ही ज़मीन रह गई, वो बट नहीं सकती थी, तो वह ज़मीन सब तरह की थी। उस ज़मीन को कहा गया गैर मजरूआ खास। एक खास महल की ज़मीन होती है, यह ज़मीन भी पूर्णतः सरकारी ज़मीन होती है, और इसका सेटलमेंट और ख़ास ज़मीन का भी, जो गैर मजरूआ खास ज़मीन और ख़ास महल का लगभग एक ही तौर तरीका पद्धति है। 1946 के पूर्व गैर मजरूआ खास की ज़मीनों को किसी महंत ने, किसी ज़मींदार ने, और किसी बहुत बड़े जिनके पास ये सब ज़मीनें थी, उसने किसी के नाम से, रैयत के नाम से यदि हुकुमनामा, ऑर्डर शीट दे दिया है 1946 के पहले, तो बाद में ये ज़मीन उसमें सेटलमेंट हो गया और उनके रैयत के खाते में चला आया। ये इस तरह से गैर मजरूआ खास का जो पोजीशन है, जो स्थिति है खास महल का, खास महल की ज़मीनें भी बहुत सारी हैं जो बंटने से रह गई। ज़मीनें अच्छी अच्छी है, वो जिस पर भवन बन सकता है, मकान बन सकता है, और शहरों में हैं ऐसी ज़मीनें। विशेष करके ऐसी ज़मीनें सबसे अधिक झारखंड के पलामू जिला में है, जो लीज पर दिए जाते हैं। इससे एतद संबंधी भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय राज्य सरकार लिया करती है कि कब लीज पर देना है, किसको लीज पर बढ़ाना है, कब क्या करना है, क्या चुकना है, क्या चुकाना है, ये सरकार के देखरेख में। वो जो पहले ज़मींदार जो काम करते थे इन ज़मीनों के विषय में रख रखाव, उनके यहाँ पूरा स्टाफ होता था और पाई पाई का हिसाब रखता था, कितने उसमें मालगुजारी आ रहा है, मालगुजारी ऊपर जा रहा है। वही काम आजकल प्रखंड कार्यालय में सीओ करते हैं। तो ये दो चीज़ समझ गए, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ खास की ज़मीन लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, वो लीज पर भी या जैसे भी खास महल की ज़मीन, लेकिन गैर मजरूआ आम की ज़मीन बेची नहीं जा सकती और उसे ख़रीदी नहीं जा सकती। तो आशा है गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास के विषय में आपका कंसेप्ट स्पष्ट हो गया होगा। तो ये कैसा रहा, क्या लगा, इसमें नई बात आप क्या सीखे? यदि सीखा तो कमेंट्स में दीजिएगा। और ऐसा ही कुछ समाज के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आता हो, तो कमेंट्स में दिया कीजिए, किसके इस विषय पर बताई जाए, उस विषय पर बताई जाए, तो समय समय पर उसका उल्लेख करके आपका ज्ञान का संवर्धन करने का चेष्टा करूँगा। आप कृपया ये इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो, बहुतों ने नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दें
और हमेशा कहता हूँ कि आप लाइक तो ज़रूर ही करें। आपके लाइक करने से इस वीडियो का रीच बढ़ता है। मैं देखता हूँ 200 तक के भी लोग दर्शकों ने देखा है मेरी वीडियो को और लाइक करते हैं 4-5। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो मैं हर प्रकार की अपेक्षाओं के साथ लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद।